नरेश की लाश 2 दिनों बाद एक कुएं से बरामद हुई थी। दुर्गंध फैली थी, तब लोगों को पता चला था कि कुएं में लाश पड़ी है। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई थी। नरेश की पत्नी ऐश्वर्या ने उसकी गुमशुदगी दर्ज करा रखी थी। नरेश शहर का जानामाना व्यवसाय था। पिता की मौत के बाद सारा कारोबार वही संभाल रहा था, जिसकी वजह से वह काफी व्यस्त रहता था। वह सुबह घर से निकलता था तो रात 10 बजे से पहले लौट नहीं पाता था। नरेश की पत्नी ऐश्वर्या को परिवार वालों ने स्वीकार नहीं किया था, इसलिए वह उसे लेकर शहर के सबसे महंगे इलाके में फ्लैट लेकर अलग रह रहा था। ऐश्वर्या बेहद खूबसूरत थी। शादी के अभी 1 साल ही बीते थे कि यह हादसा हो गया था। लाश बरामद होने के बाद पुलिस ऐश्वर्या से पूछताछ करने पहुंची तो पहला सवाल यही किया, आपको किसी पर शक है? नहीं, सुबकते हुए ऐश्वर्या ने कहा। याद कीजिए, आपके पति का कभी किसी से लेनदेन को लेकर विवाद तो नहीं हुआ था जिसका उन्होंने आपसे जिक्र किया हो। वह व्यवसाय की बातें घर पर बिल्कुल नहीं करते थे। पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में ऐश्वर्या ने जो बताया था, उसके अनुसार नरेश का बनारसी साड़ियों का काफी बड़ा कारोबार था। काम की अधिकता की वजह से उनका लोगों से मिलना जुलना कम ही हो पाता था, क्योंकि उनके पास समय ही नहीं होता था। इस फ्लैट में आए उन्हें ज्यादा दिन नहीं हुए थे। गार्ड के अनुसार वह ठीक ठाक आदमी था। गार्ड इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सका था। नरेश बड़ा कारोबारी था, इसलिए शहर के व्यापारी उसके कातिलों को पकड़ने के लिए पुलिस पर काफी दबाव बनाए हुए थे। बार बार आंदोलन की धमकी दे रहे थे। कातिलों तक पहुंचने के लिए पुलिस पूरा जोर लगाए हुए थी। नरेश की किसी व्यापारी से दुश्मनी तो नहीं थी, इसके लिए उसके कर्मचारियों से पूछताछ की गई। उन सब का कहना था कि रुपयों पैसों के लिए उन्होंने अपने मालिक को कभी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। पुलिस के लिए हैरानी वाली बात यह थी कि घर वाले कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। इसकी वजह शायद नरेश से घर वालों की नाराजगी थी। इंस्पेक्टर शर्मा थाने आकर इसी मामले पर गहराई से विचार करने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐश्वर्या ने अपनी मां को अम्मी क्यों कहा। कहीं वह मुस्लिम तो नहीं है? अब इसका पता कैसे चले? क्यों न नरेश के घर वालों से पूछा जाए। हो सकता है इसी वजह से नरेश के घर वाले ऐश्वर्या को नापसंद करते रहे हों। इस बारे में घर वालों से पूछने का निर्णय लेकर वह अन्य काम में लग गए। अगले दिन सुबह सुबह ही ऐश्वर्या का फोन आया। वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसने हकलाते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब जल्दी आइए, मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर शर्मा तुरंत ऐश्वर्या के घर पहुंच गए। उन्हें कागज का टुकड़ा देते हुए उसने कहा, ये देखिए, इसमें क्या लिखा है। इंस्पेक्टर शर्मा ने उसे खोलकर देखा। उसमें लिखा था, 10 लाख रुपए 26 फरवरी तक पहुंचा देना, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहना। यह आपको कहाँ मिला? इंस्पेक्टर शर्मा ने पूछा। गद्दे के नीचे रखा था। नरेश के बारे में गार्ड इससे ज्यादा कुछ नहीं बता सका था। नरेश बड़ा कारोबारी था, इसलिए शहर के व्यापारी उसके कातिलों को पकड़ने के लिए पुलिस पर काफी दबाव बनाए हुए थे। बार बार आंदोलन की धमकी दे रहे थे। कातिलों तक पहुंचने के लिए पुलिस पूरा जोर लगाए हुए थी। नरेश की किसी व्यापारी से दुश्मनी तो नहीं थी, इसके लिए उसके कर्मचारियों से पूछताछ की गई। उन सब का कहना था कि रुपयों पैसों के लिए उन्होंने अपने मालिक को कभी किसी से लड़ते झगड़ते नहीं देखा था। पुलिस के लिए हैरानी वाली बात यह थी कि घर वाले कुछ बोलने को तैयार नहीं थे। इसकी वजह शायद नरेश से घर वालों की नाराजगी थी। इंस्पेक्टर शर्मा थाने आकर इसी मामले पर गहराई से विचार करने लगे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐश्वर्या ने अपनी मां को अम्मी क्यों कहा। कहीं वह मुस्लिम तो नहीं है? अब इसका पता कैसे चले? क्यों न नरेश के घर वालों से पूछा जाए। हो सकता है इसी वजह से नरेश के घर वाले ऐश्वर्या को नापसंद करते रहे हों। इस बारे में घर वालों से पूछने का निर्णय लेकर वह अन्य काम में लग गए। अगले दिन सुबह सुबह ही ऐश्वर्या का फोन आया। वह थोड़ी घबराई हुई थी। उसने हकलाते हुए कहा, इंस्पेक्टर साहब जल्दी आइए, मैं आपको एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर शर्मा तुरंत ऐश्वर्या के घर पहुंच गए। उन्हें कागज का टुकड़ा देते हुए उसने कहा, ये देखिए, इसमें क्या लिखा है। इंस्पेक्टर शर्मा ने उसे खोलकर देखा। उसमें लिखा था, 10 लाख रुपए 26 फरवरी तक पहुंचा देना, वरना अंजाम भुगतने को तैयार रहना। यह आपको कहाँ मिला? इंस्पेक्टर शर्मा ने पूछा। गद्दे के नीचे रखा था। 27 फरवरी को नरेश की हत्या हुई थी। जाहिर था किसी ने पैसे मांगे थे। नरेश ने पैसे नहीं दिए तो उसने उसे मार दिया। पैसे किसे देना था, कहाँ देना था, इसका पता लगाना अब मुश्किल था, क्योंकि कॉल डिटेल्स में ऐसा कोई नंबर नहीं मिला था जिस पर इस तरह पैसे वसूलने का शक किया जाता। इंस्पेक्टर शर्मा ने पूछा, नरेश ने आपसे इस बारे में कोई चर्चा की थी? इंस्पेक्टर शर्मा चौंके।
नरेश से उसका क्या संबंध था, जो वह उसकी मौजूदगी में भी उसके फ्लैट में पूरी रात रुकता था। लेकिन कोई आदमी भला किसी गैरमर्द को कैसे अपने फ्लैट में पूरी रात रुकने देगा? ये बात उनकी समझ में नहीं आई। बस इतना ही समझ में आया कि किसी बात पर दोनों में तकरार हुई होगी, जिसकी वजह से नरेश को जान गंवानी पड़ी। तकरार की वजह रुपया भी हो सकता था और ऐश्वर्या की खूबसूरती भी। अब इंस्पेक्टर शर्मा के सामने चुनौती थी सलीम का पता लगाना, वह भी इस तरह की ऐश्वर्या को पता न लग सके। इंस्पेक्टर शर्मा गार्ड को साथ लेकर वाराणसी आ गए। काफी सोच विचार कर उन्होंने एक चाल चली। वह सीधे ऐश्वर्या के फ्लैट पर पहुंचे और उसे बताया कि खूनी का पता चल गया है। एकदम से चौंक कर ऐश्वर्या ने पूछा, कैसे, कौन है हत्यारा? आपकी कागज वाली बात सच निकली। मांगी गई रकम न मिलने पर नरेश के ऑफिस के एक कर्मचारी ने उसकी हत्या की है। झूठ बोलकर इंस्पेक्टर शर्मा ऐश्वर्या के चेहरे पर आने जाने वाले भावों को पढ़ने की कोशिश करते रहे। उन्होंने देखा ऐश्वर्या के माथे पर चिंता की लकीरें खींचाई थीं। उन्होंने पूछा, कातिल के पकड़े जाने से आप खुश नहीं हैं क्या? क्यों नहीं, मैं तो बहुत खुश हूं। ऐश्वर्या ने कहा, क्या आपने उस कर्मचारी को गिरफ्तार कर लिया है? नहीं, वह फरार है। इंस्पेक्टर शर्मा ने कहा। इस तरह उन्हें आगे की जांच के लिए समय मिल गया। इसके बाद उन्होंने सादे कपड़ों में ऐश्वर्या के घर की निगरानी के लिए सिपाहियों को लगा दिया। अगले दिन ही दोपहर के आसपास ऐश्वर्या अपने फ्लैट से निकली और मुख्य सड़क पर आकर एक जगह खड़ी हो गई। थोड़ी देर में काले रंग की एक कार आई, जिस पर बैठकर वह चली गई। कार में कौन था, ये सिपाही नहीं देख पाया, लेकिन उस कार का नंबर उसने नोट कर लिया था। नंबर से पता चला कि वह कार किसी सलीम की थी। इस तरह सलीम का पता चल गया।